ये साबित करने के चक्कर में कि एक जिंदा लौंडा और खून की प्यासी फीमेल ज़ोंबी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपुन ने सीधे जाकर एक ऐसी महिला ज़ोंबी को ही किडनैप कर लिया जो अभी भी दिखने में थोड़ी साफ सुथरी और कतई जहर थी। दुनिया में अचानक एक ऐसी भसड़ मची कि लगभग 90% पब्लिक ज़ोंबी बन चुकी थी। पर मेरे साथ किस्मत ने एक अलग ही झोल कर दिया। इस बर्बादी के दौर में मेरा लव स्ट्रैटेजी सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसका इस दुनिया की तबाही से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ठीक उसी टाइम एक हद से ज्यादा रापचिक महिला ज़ोंबी बिना किसी आहट के टपक पड़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इस नज़ारे ने मेरे दिमाग की बत्ती तुरंत जला दी। बेटा, इस रोमांस सिस्टम ने प्रजाति स्पीशीज का तो कोई लफड़ा ही नहीं रखा ना। और इतनी हॉट ज़ोंबी को अगर अपुन ने ऐसे ही जाने दिया तो ये तो ऊपर वाले के दिए प्रसाद की घोर बेइज्जती होगी। मन में ये ख्याल आते ही मैंने फुल स्पीड में अपनी जेब से रस्सी निकाली और मौका ताड़कर एकदम अचूक निशाने पर उस महिला ज़ोंबी को जकड़ लिया। फांसते ही उसने एकदम खौफनाक वाली चीख मारी, लेकिन अगले ही पल अपुन ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पास में एक जिंदा इंसान की महक सूंघकर वो ज़ोंबी फुल बौखला गई और अपना छोटा सिर मेरे शरीर पर रगड़ने का ट्राई मारने लगी। अपुन ने भी फुल मजे लेते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसी सेकंड मेरे भेजे में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, होस्ट ने हाथ पकड़ने का टास्क फोड़ दिया है। टारगेट शेन किंगवू, पहचान कॉलेज की पोरी, करंट स्टेटस ज़ोंबी, पसंद फेवरेबिलिटी 0, इनाम 100 किलो कच्चा मांस, टास्क पूरा करने पर इनाम, ज़ोंबी वायरस, वैक्सीन और फुल पटाने कोनलियों पर महा इनाम, जेनेटिक इवोल्यूशन, आनुवंशिक विकास टॉनिक। भाई साहब, ये छप्पर फाड़ इनाम देखकर मेरी तो सांसें ही अटक गईं। सिर्फ स्टार्टिंग का 100 किलो मांस ही अपुन के लिए 2.5 साल तक ऐश से खाने के लिए काफी था। बाकी 2 भौकाली इनामों की तो बात ही अलग थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये थी कि इस शेन किंगवू का पसंद मीटर कैसे बढ़ाया जाए। थोड़ा दिमाग दौड़ाने के बाद मैंने शेन किंगवू के मुंह से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही वो फिर से मुझ पर भड़कने लगी। उसके नुकीले दांतों की खटखट आवाज सुनकर ही किसी की भी फट जाए। मैंने बिना डरे सिस्टम स्पेस से कच्चा मांस निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। चिल्लाना तुरंत बंद हो गया और वह उस मांस को भूखे भेड़ियों की तरह नोचने लगी। ये सीन देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। साला, इतने तीखे दांतों के साथ उस फर्स्ट किस वैक्सीन की उम्मीद करना फिलहाल एकदम बकवास था, वरना जान से हाथ धोना पड़ता। तभी बगल का दरवाजा खुला और एक लौंडा लपाड़ी आदमी औरत बाहर टपके। औरत ने एकदम रोतलू शक्ल बनाकर कहा, भाई, मैं और मेरे पति 2 दिनों से भूखे मर रहे हैं। तुम्हारे पास तो इतना राशन है, क्या थोड़ा सा हमें नहीं दे सकते? लिन वांसी ने कहा। वो एक नया शादीशुदा जोड़ा था। लौंडे का नाम शेन लियांग था और लुगाई का नाम लिन वांसी था। ये दोनों नवाबजादे आमतौर पर जोमेटो स्विगी से मंगाकर खाते थे और घर में राशन का एक दाना नहीं था। पिछले जन्म में अपुन 1 नंबर का चंपक था जो इन्होंने मेरी वॉट लगा दी थी। मैं इनकी मीठी मीठी बातों में आ गया और अपना खाना इनके साथ बांट लिया था। अपुन को लगा था कि ये एहसान मानेंगे, लेकिन जब मैं बाहर सामान जुगाड़ने गया तो इन गद्दारों ने मेरा कमरा साफ कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। मैं बाहर खड़ा चिल्लाता रहा पर उन कमीनों ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे एहसान फरामोश और आस्तीन के सांपों को मैं इस जन्म में घास क्यों डालूं? हालांकि इस लिन वांसी का इस्तेमाल किया जा सकता था। ये आइडिया आते ही सिस्टम इंटरफेस स्क्रीन पर चमका। नाम लिन वांसी, पहचान शादीशुदा औरत, पसंद 0, हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताजे फल सब्जियां, टास्क पूरा करने पर इनाम 120 गज का लग्जरी फ्लैट और फुल पटाने कोनलियों का जैकपॉट इनाम 1000 गज का आलिशान विला। ये लॉटरी देखकर मेरे होंठों पर एक शातिर स्माइल आ गई। 100 किलो सब्जियां और फल। हालांकि मेरे पास खाने का कोई टोटा नहीं था, लेकिन इस कयामत में विटामिन और सही डाइट बहुत जरूरी है। उन लोगों ने मुझे मुस्कुराते देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी मांग मान ली है। वो शेन लियांग तो सीधे चौड़ा होते हुए डिमांड करने लगा, पहले हमें 10 किलो सुअर का मांस दो और 3 बाल्टी साफ पानी। शेन लियांग ने कहा। मुझे इतनी जोर की हंसी आई कि क्या बताऊं। अबे साले छपरी, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें दूंगा? मेरा खाना अगर कुत्तों को डालने के लिए भी एक्स्ट्रा हो ना, तो भी तुम जैसे धोखेबाजों को एक टुकड़ा नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने शेन किंगवू को अंदर लिया और कमरे का दरवाजा मुंह पर दे मारा। शेन लियांग बाहर खड़ा गुस्से से फुफकारता रहा, लेकिन मेरे साथ वाली बाउंसर ज़ोंबी के खौफ से हमला करने की उसकी फट गई। कमरे में वापस आकर मैंने शेन किंगवू को थोड़ा साफ किया और सिस्टम चेक किया। भाई साहब, उसकी पसंद सीधा 5 पॉइंट बढ़ गई थी। मुझे तुरंत याद आया कि पिछले जन्म में कुछ स्मार्ट और इन्वॉल्व विकसित ज़ोंबी भी थे, तो क्या ये शेन किंगवू भी इन्वॉल्व हो सकती है? और साला सिर्फ थोड़े से मांस के लिए 5 पॉइंट। ये तो किसी नॉर्मल बंदी को सेट करने से भी ज्यादा इजी था। मैंने उसे और मांस दिया और पसंद 10 तक पहुंचा दी। मेरा मन तो किया कि और खिलाऊं, लेकिन उसका पेट फुल टाइट देखकर मैं रुक गया। मुंह पर वापस कपड़ा बांधकर मैंने आगे की जुगाड़ सोची। ज़ॉम्बी आउटब्रेक को 1 महीना हो चुका था और मुझे अच्छे से याद था कि इसके ठीक बाद हड्डियां गलाने वाली बर्फबारी, एक्सट्रीम कोल्ड आने वाली थी। मेरे पास तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन की मोहलत थी। सबसे पहले राशन, फिर कपड़े और दवाइयाँ। पर सबसे बड़ा पंगा एक मजबूत सेफ हाउस सुरक्षित घर का था। उसे एकदम सॉलिड और अंदर से गर्म होना चाहिए था। अचानक मुझे लिन वांसी के पहली चुंबन वाले इनाम की याद आई। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या इनाम में मिलने वाला घर बनाया मिलेगा या आसमान से टपकेगा? सारे इनाम वाले घर किसी भी खाली जगह पर सीधे प्रकट किए जा सकते हैं। होस्ट अपनी मर्जी से लोकेशन सेट कर सकता है। और अगर अपन को टाइटेनियम अलॉय से बना घर चाहिए जिसमें सीक्रेट रास्ता और मेडिकल सुविधा भी हो। सिस्टम थोड़ा अटका, फिर बोला, इसके लिए होस्ट को खुद घर का ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चरल डिजाइन देना पड़ेगा और कम्युनिकेशन मेडिकल के गैजेट्स होस्ट को खुद जुगाड़ने होंगे। सिस्टम ने कहा,
ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। मेरे टाइटेनियम सेफ हाउस का जुगाड़ सेट हो गया था। तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। लिन वांसी दरवाजे पर खड़ी थी। अंधेरे गलियारे में ज़ोंबी के खौफ से उसकी जान हलक में अटकी थी। दरवाजा खुला, उसके चेहरे पर रौनक आई, लेकिन मेरे हाथ में सब्जी काटने वाला छुर्रा देखकर उसकी हवा निकल गई। तुम गलत न समझो, मैं कोई हथियार नहीं लाई, लिन वांसी ने कहा। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ा। पहले का टाइम होता तो वो मुझे एक झापड़ रसीद कर देती, लेकिन अब वो लाचार थी। उसने जबरदस्ती बत्ती सी दिखाई। मैं थोड़ा खाना उधारी में मांगने आई थी, लिन वांसी बोली। कोई उधारी नहीं मिलेगी, मैंने कहा। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगी अगर तुम मुझे खाना दोगे, लिन वांसी ने कहा। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। लिन वांसी टस से मस नहीं हुई। क्या तुम्हें बाहर घूम रहे ज़ोंबियों से खौफ नहीं आता, उसने पूछा। तभी दूर से ज़ोंबी की खौफनाक दहाड़ गूंजी। लिन वांसी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो डर के मारे धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आई। दरवाजे पर मैंने सामने वाले शेन लियांग को झांकते देखा। वो डर कर वापस दुबक गया। शेन किंगवू उसे देखकर भड़क गई। लिन वांसी डर गई। यह तो बस एक ज़ोंबी है, क्या डरना, मैंने कहा। उसने सोचा कि अगर उसका लुगाई पति मेरे जैसा जिगरे वाला होता तो उसे यह दिन नहीं देखने पड़ते। बोल, क्या मांगता है, मैंने पूछा। मैंने फ्रिज खोला जिसमें ताज़ा मांस ठुंसा पड़ा था। लिन वांसी के भेजे में मुझे बेहोश करके लूटने का कीड़ा कुलबुलाया, लेकिन वो मेरी ताकत देखकर रुक गई। मैंने 1 किलो मांस उसकी तरफ उछाल दिया। उसने उसे उठाया और पैर पटकते हुए चली गई। उस बेवकूफ़ को क्या पता था कि उस मांस की क्या वैल्यू थी। उसकी ये जली भुनी शक्ल देखकर मुझे फुल मजा आया। सिस्टम पैनल पर घर और फलों का इनाम कलेक्ट करने के लिए रेडी दिखा रहा था। अब बस सेफ हाउस का नक्शा जुगाड़ना बाकी था। अगले दिन मैंने 504 नंबर कमरे की तलाशी ली। वहाँ एक बुढ़ा ज़ोंबी लाश चबा रहा था। मैंने उसे सल्टा दिया, लेकिन मेरा चाकू की धार खराब हो गई। दोपहर तक मैंने 5वीं मंजिल के सारे कमरे साफ कर दिए और एक सॉलिड बेसबॉल बैट जुगाड़ लिया। शेन लियांग और लिन वांसी ने मेरी सारी फाइट छुप कर देखी थी और उनकी फुल फट गई थी। वे लोग मेरे द्वारा छोड़े गए जूठन की तलाश में निकले, लेकिन ठुल्लू मिला। शेन लियांग ने लिन वांसी से कहा, तू फिर से जाकर भीख मांग। शेन लियांग ने कहा। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शेन लियांग ने उसे प्रेशर डालकर मना लिया। लिन वांसी जब अंदर आई तो मैंने मस्त आलू मांस का स्टू बनाया था। मैंने लिन वांसी को फुल इग्नोर मार के अपनी ज़ोंबी पार्टनर शेन किंगवू को खाना खिलाया। लिन वांसी मारे शर्म के पानी पानी हो गई। मैंने कहा, अपुन यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है। लिन वांसी चौंक गई। तुम जा रहे हो? बाहर तो इतने ज़ोंबी हैं, उसने कहा। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मैंने स्माइल मारते हुए पूछा। उसने गुस्से में भड़ास निकाली। मैं तो चाहती हूँ तुम बाहर ही जाके खल्लास हो जाओ, लिन वांसी ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ टेंशन दिख रही थी। 4 दिन कट गए। शेन किंगवू की भूख बढ़ गई थी, लेकिन वो बेचारी अभी भी नहीं जानती थी कि वो इन्वॉल्व हो रही है। मैंने उसे चमकाना शुरू किया। देख, अगर तूने मुझे काटा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, मैंने शेन किंगवू से कहा। धीरे धीरे उसने मुझ पर झपटना बंद कर दिया। मैंने उसे बिना रस्सी के खाना खिलाया और उसने बिना कोई लफड़ा किए खाना खा लिया। वो मेरी बात समझने लगी थी। ये तो किसी रोमांस से ज्यादा मालिक गुलाम वाला सीन सेट हो गया था। उधर शेन लियांग और लिन वांसी ने मुझे टपकाने की प्लानिंग बना ली, क्योंकि उनकी नीयत मेरे राशन पर खराब हो चुकी थी। रात को लिन वांसी मेरे पास आई। मैंने उसे अंदर आने दिया और मजाक में उसे एक झापट रसीद किया। वो फुल गुस्से में थी, लेकिन घूंट पीकर रह गई। कुछ घंटों बाद लिन वांसी और शेन लियांग ने मेरे कमरे में घुसकर मेरा गेम बजाने की कोशिश की, लेकिन शेन किंगवू वहाँ पहले से जागी बैठी थी। शेन लियांग की फट गई, लेकिन उसने चालबाजी से लिन वांसी से कहा, तू उसका ध्यान भटका, मैं उसे पीछे से टपकाता हूँ। शेन लियांग ने कहा। लिन वांसी डर के मारे कांप रही थी। तभी मैंने अंधेरे कमरे से कहा, तुम लोग कब तक भसड़ मचाओगे? मैंने अंधेरे कमरे से कहा। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने लिन वांसी को दबोच लिया। वो रोने लगी और गिड़गिड़ाई। ये सब इस शेन लियांग का फितूर था, मुझे माफ कर दो, लिन वांसी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने बिना तरस खाए उसका गेम बजा दिया। शेन किंगवू पास आई और उसने दोनों लाशों की तरफ इशारा किया। अपने पीछे पड़ी ज़ोंबियों की बारात को चकमा देने के लिए मैं बस किसी इमारत में छिपने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने थोड़ा सोच विचार के बाद अपनी बाइक छोड़ी और बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारी। वहाँ एक लौंडे ने फुल एटीट्यूड में कहा, जो शक्ल से किसी रईस बाप की औलाद रिच किड लग रहा था, तुम पक्का मेरे बाप के भेजे हुए आदमी होगे जो हमें रेस्क्यू करने आए हैं। गु चेंग्यू ने कहा। इस छपरी का नाम गु चेंग्यू था। उसने अमीर बाप का बेटा होने का भौकाल टाइट करके लोगों को यह गोली दी थी कि उसका बाप उन्हें बचाने के लिए फोर्स भेजेगा, और इसी फर्जीवाड़े से वो इन बचे हुए लोगों का नेता बन बैठा था। मैंने उसके हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए, हाथ को फुल इग्नोर मारा, जिससे गु चेंग्यू का चेहरा तुरंत उतर गया। वो अपना रुतबा झाड़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे टके का भाव नहीं दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने एक सस्ते नेता की तरह ज्ञान पेला, मतलब तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, गु चेंग्यू ने कहा। उसके पीछे एक हट्टा कट्टा सांड जैसा गुर्गा तुरंत आगे बढ़ा और मेरा बैग छीनने की कोशिश की। मैंने झटके से उसका हाथ छिटका और एक कदम पीछे हटकर बोला, अबे साले क्या कर रहा है, मैंने कहा। गु चेंग्यू ने एक शरीफों वाला मुखौटा पहना ताकि यहाँ हर कोई जिंदा रह सके। प्लीज अपना सारा माल पानी सामान हमारे हवाले कर दो, जिसे हम सब में बराबर बांटेंगे, गु चेंग्यू ने कहा। मैंने एक ठंडी सांस ली। तुम साले जियो या मरो, उससे मेरा क्या लेना देना है, मैंने कहा। यह सुनकर गु चेंग्यू ने जानबूझकर अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि पूरी पब्लिक सुन सके। अगर हर कोई तुम्हारी तरह मतलबी होगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम ये सब रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं।
गू चेंग्यू ने कहा। मेरा दिमाग सटक गया और मैंने सीधे उसे टोकते हुए बोला, तुम्हारे जीने या मरने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम छपरियों के ग्रुप में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए अपना सामान तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैंने कहा। गू चेंग्यू ने एक कमीनी मुस्कान के साथ खिड़की की ओर इशारा किया। तो फिर हमें बड़ा खेद है, अभी के अभी यहाँ से कल्टी मारो, गू चेंग्यू ने कहा। और इस समय खिड़की के बाहर वे ज़ोंबी जिन्हें मैं पीछे से यहाँ तक खींच लाया था, खिड़की पर चढ़ने के लिए एक दूसरे पर चढ़ रहे थे और राल टपका रहे थे। जाहिर है मैं अभी बाहर जाके मरने से रहा। वैसे भी मेरा यहाँ आने का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ बहुत सारे क्लासरूम हैं, मैं कुछ दिन आराम से रहूंगा और फिर कट लूंगा। इस बाहरी बंदे के मुकाबले कॉलेज के लौंडे अपने अमीर नेता गू चेंग्यू की बात पर ज्यादा भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में मुझे घेर लिया। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई गुशाओ युवा मास्टर से स्टोन में बात करने की? अगर हमने अभी तुझे अंदर नहीं लिया होता तो तू कब का ज़ोंबियों का निवाला बन चुका होता, एक लौंडे ने कहा। एकदम सही बात, ये हमारा कॉलेज है, तू एक आउटसाइडर होकर हमारे क्लासरूम में कब्जा जमाने की जुर्रत कैसे कर रहा है? दूसरे लौंडे ने कहा। मैं हंसा, दुनिया की वॉट लग चुकी है और तुम साले मुझे यहाँ रूल्स का ज्ञान पेल रहे हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ जबरदस्ती रुकना चाहूँ तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? क्या तुम जैसे चूजे जिन्होंने कभी खून खराबा नहीं देखा वे मुझ जैसे बंदे से भिड़ेंगे जो लाशों के ढेर से निकल कर आया है? मैंने हंसते हुए कहा। ठीक इसी समय जब दोनों साइड से माहौल एकदम गर्म था, एक लंबी स्कर्ट पहने हुए एकदम कड़क और शांत मिजाज वाली एक सुंदर लड़की अंदर आई। यहाँ क्या भसड़ मची है? लू हे ने पूछा। लू हे, ये आउटसाइडर यहाँ जबरदस्ती रुकना चाहता है, हम इसे धक्के मारकर बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे, लड़कों ने कहा। लू हे ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अरे वो रहना चाहता है तो रहने दो ना, हमारे पास इतने सारे खाली क्लासरूम पड़े हैं, बाहर निकालने की क्या खुजली है? क्या तुम उसे मरने के लिए बाहर ज़ोंबियों के बीच नहीं धकेल रहे हैं? चलो सबके सब यहाँ से कट लो, लू हे बोली। लौंडे हिचकिचाते हुए गू चेंग्यू की ओर देखने लगे। जब तक उसने अपना सिर नहीं हिलाया तब तक कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तभी लू हे की नजर मुझ पर से होती हुई शेन किंगवू पर पड़ी। क्या ये तुम्हारी सगी बहन है? ये तो एकदम बवाल है, लू हे ने कहा। मान लो, मैंने कहा। नमस्ते छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लू हे ने पूछा। उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, उसने कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं। मेरी बहन थोड़ी इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बात नहीं करती, दिल पे मत लेना, मैंने कहा। वो मेरी बातों पर आसानी से झांसे में आ गई। आखिरकार आजकल कौन सा ज़ोंबी बिना काटे शांति से खड़ा रहता है? तो ठीक है, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। पहली से तीसरी मंजिल तक एकदम सेफ है, तुम कोई भी खाली क्लासरूम पकड़ लो, लेकिन याद रखना चौथी मंजिल और उससे ऊपर जाना मतलब सीधा यमराज से मिलना, लू हे ने कहा। जल्द ही दोपहर हो गई। एक क्लासरूम के सामने जिस पर वेयरहाउस का बोर्ड टंगा था, 1 दर्जन से ज्यादा लौंडे लपाड़ी लाइन में खड़े थे। वे सभी आज का सूखा राशन मिलने का वेट कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ 2-4 पार्लेजी बिस्कुट मिले। गू चेंग्यू वेयरहाउस में छिपकर लूटा हुआ माल ठूंस रहा था। तभी मांस पकने की एक एकदम रापचिक खुशबू वहां फैली। 10 से ज्यादा लोग लाइन छोड़ दिए और खुशबू की दिशा में नीचे की ओर भाग लिए। इस समय दूसरी मंजिल के एक क्लासरूम में मैंने मस्त आग जलाकर मांस का स्टू बनाया था। वे लोग ये देखकर जल भुनकर कोयला हो गए। गू चेंग्यू सीधे अंदर टपका। दोस्त, क्या हम अपने राशन से तुम्हारे इस गजब के खाने की अदला बदली बार्टर कर सकते हैं? गू चेंग्यू ने कहा। मैंने उसे टके का भाव नहीं दिया। तुम लोगों का वो फफूंदी लगा हुआ कचरा न सिर्फ स्वाद में सड़ा हुआ है, बल्कि उससे पेट का एक कोना भी नहीं भरता, मैंने कहा। गू चेंग्यू कुछ और पेलना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और मांस का एक कटोरा लेकर बाहर निकल गया। खाना मांगता है? मैंने भीड़ से पूछा। सबने कुत्तों की तरह सिर हिलाया। मैंने साफ साफ शर्त रखी। यहाँ कोई आर्किटेक्चर भवन निर्माण का छात्र है क्या? मैंने पूछा। ये सुनकर वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद किसी ने दबी आवाज में कहा, आर्किटेक्चर के बच्चे तो दूसरी इमारत में थे, शायद अब तक सब ज़ोंबी बन गए होंगे। भीड़ में से किसी ने कहा। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। इस जगह आने का मेन मकसद एक ऐसा बंदा ढूंढना था जो मेरे सेफ हाउस का कड़क नक्शा डिजाइन कर सके। अब लगता था कि मेरी मेहनत का पोपट हो गया। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैं आर्किटेक्चर विभाग की छात्रा हूँ, रुआन युवान ने कहा। भीड़ ने आवाज की तरफ देखा। केवल 2 चोटी बनाए और मोटे फ्रेम का चश्मा पहने एक एकदम डरी सहमी सी लड़की दिखाई दी। इतने लोगों को घूरता देख लड़की की और हवा टाइट हो गई। मैंने शक की नजर से उसे देखा, क्योंकि मेरे सामने सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ। नाम रुआन युवान, पहचान आर्किटेक्चर की स्टूडेंट, पसंद फेवरेबिलिटी 0, हाथ पकड़ने का इनाम, सोलर पावर इक्विपमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम 2 में से 1, ब्लूप्रिंट बनवाने का इनाम, 1 सेट सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पूरी तरह से पटाने कोनलियों का जैकपॉट इनाम, 4 ऑटोमेटिक लेजर बुर्ज टरेट्स, साथ ही 100 विशेष गोला बारूद। हे भगवान, यह इनाम तो एक से बढ़कर एक कतई जहर है। अगर ये सब मिल जाए तो मेरे सेफ हाउस का लेवल एकदम मिलिट्री बेस जैसा हो जाएगा। मेरे सवाल को सुनकर रुआन युवान ने तेजी से सिर हिलाया। मुझे आता है, रुआन युवान ने कहा। तो क्या तुम एक स्पेशल सेफ हाउस का नक्शा बना सकती हो? मैंने पूछा। रुआन युवान के छोटे से भेजे में बड़े सवाल थे, लेकिन पेट की आग के लिए उसने हामी भर दी। डन, मैंने तुम्हें काम पर रख लिया।
तुम्हारी दिहाड़ी होगी, हर दिन एक कटोरा मांस और एक कटोरा ताज़ी सब्जी, मैंने कहा। रुआन युआन युआन ने सोचा था कि थोड़ा मांस मिलना ही लॉटरी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब्जियां भी मिलेंगी। वो तुरंत खुशी से पागल होकर इस काम के लिए रेडी हो गई। कुछ खुश थे तो कुछ की जल रही थी। गु चेंग्यू मुझे खिसियानी बिल्ली की तरह घूरकर अपने चमचों के साथ वहां से कट लिया। सीढ़ियों पर उसके एक पंटर लू ये ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, गु शाओ युवा मास्टर, वो लौंडा बहुत हवा में उड़ रहा है, क्या रात को उसका गेम न बजा दें? लू ये ने फुसफुसाते हुए कहा। गु चेंग्यू ने थोड़ा दिमाग लगाया, नहीं, दिन में ज़ोंबियों के खिलाफ उसकी फुर्ती और ताकत तुम देख चुके हो, हम उसे आमने सामने नहीं पछाड़ सकते, गु चेंग्यू ने कहा। इस समय गु चेंग्यू मेरा मर्डर करने के लिए किसी से भी ज्यादा उतावला था, लेकिन उसकी औकात गवाही नहीं दे रही थी। पंटर लू ये कुछ और पेलना चाहता था, लेकिन गु चेंग्यू हाथ हिलाकर खिसक गया। लू ये उसकी पीठ को देखकर बड़बड़ाया, तू तो साले नेता है, वेयरहाउस का सारा माल ठूंस रहा है, इसलिए तुझे उसके राशन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी तो भूख से अंतड़ियां जल रही हैं। नहीं, मुझे उसका माल पानी हड़पने का कोई ना कोई जुगाड़ भिड़ाना ही पड़ेगा, लू ये ने बड़बड़ाते हुए कहा। दूसरी ओर रुआन युआन खाना खाने के बाद भी संतुष्ट नहीं दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या और मांगता है? मैंने पूछा। रुआन युआन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैंने अपनी आज की दिहाड़ी पूरी खा ली है, अगर मैंने चोरी की तो कल शायद भूखा रहना पड़ेगा, रुआन युआन ने कहा। उसकी ये ईमानदारी देखकर मैं थोड़ा इम्प्रेस रह गया। चल काम चालू कर, मैंने कहा। रुआन युआन ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गई। उसने अपना बैकपैक खोला और लैपटॉप निकाला। अपनी डिमांड्स बताओ, रुआन युआन ने कहा। मुझे एक ऐसे सेफ हाउस का नक्शा मांगता है जिसका एरिया कम से कम 100 गज हो, दीवारें इतनी सॉलिड हों कि बम भी असर न करे, एक बड़ा वेयर हाउस, एक सीक्रेट भागने का रास्ता, आराम करने का एरिया और मस्त बाथरूम होना चाहिए। मैंने कहा, 100 गज सेफ हाउस के लिए बहुत छोटी जगह है भैया, क्योंकि आपको खेती का एरिया और पशुपालन के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी, रुआन युआन ने कहा। मैंने एकदम झटके से उसकी ओर देखा। ये चश्मिश लड़की तो मुझसे भी 2 कदम आगे की सोच रही थी। एकदम सही पकड़े हो, इसलिए नक्शे में आगे चलकर एरिया एक्सपैंड बड़ा करने का जुगाड़ जरूर छोड़ना, मैंने कहा। मैं समझ गई, मैं अभी डिजाइन चालू करती हूँ, रुआन युआन ने कहा। यह सुनकर मैंने फुल एक्साइटमेंट में पूछा, कितनी जल्दी रेडी हो जाएगा? मैंने पूछा। इसमें कुछ दिन लगेंगे, अगर बाद में कोई चेंज करना पड़ा तो 2-3 दिन और पकड़ लो, रुआन युआन ने कहा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। पिछले जन्म के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर हड्डियां कंपाने वाली बर्फबारी का कहर आने वाला था। अगर उस टाइम से पहले सेफ हाउस में नहीं घुसे तो इस खुली स्कूल बिल्डिंग में कुल्फी बनकर मर जाएंगे। मैंने एकदम कड़क शर्त रखी, मुझे हर हाल में 7 दिन के अंदर नक्शा चाहिए। क्या जिगरा है? मैंने कहा। रुआन युआन पहले थोड़ी डरी, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस आ गया। कोई टेंशन नहीं, 7 दिन बोले तो 7 दिन, रुआन युआन ने कहा। मैं शेन किंगवू को लेकर स्कूल की छत पर गया, एक ऐसी जगह ताड़ने के लिए जहाँ सेफ हाउस खड़ा किया जा सके। जल्द ही मुझे दिख गया कि स्कूल के पिछवाड़े एक एकदम खाली जमीन पड़ी है। सामने स्कूल की बिल्डिंग है और पीछे बड़ा पहाड़। अगर कोई स्कूल के अंदर न घुसे तो उस जगह को ढूंढना इम्पॉसिबल है, और वहाँ ज़ोंबियों की भीड़ भी न के बराबर थी। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया और जमीन साफ करने के लिए फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। आसपास देखा तो 4 ज़ोंबी मटर गश्ती कर रहे थे। भले ही मैंने चुपके से एक के सिर पर बैट बजाया, फिर भी उसकी आवाज से बाकी 3 चौकन्ने हो गए। सबसे आगे एक टी-शर्ट पहने हुए लौंडा था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वो स्कूल का कोई चैंपियन एथलीट था। उन मरे हुए धीमे ज़ोंबियों की तरह नहीं, ये एथलीट ज़ोंबी चीते की स्पीड से मेरी तरफ दौड़ा। उसने पलक झपकते ही मुझ पर हमला किया। मैं फुल फुर्ती से साइड हटा और बैट का एक भारी डोज उसके सिर पर दिया। एथलीट होने के नाते साला ज़ोंबी एक वार सहकर भी उठने लगा। मैंने बिना मौका दिए 2-3 वार और जड़ दिए, तब जाके वो ठंडा हुआ। इस समय तीसरा ज़ोंबी सामने आया। मैंने उसे एक सॉलिड लात मारकर जमीन पर सुलाया और फिर 2 वार कर उसका भी गेम ओवर कर दिया। अंत में आखिरी ज़ोंबी ने पीछे से सीधे मेरे ऊपर छलांग मार दी। मैं संभलने से पहले ही जमीन पर गिर गया। उस डायन ने अपना खून से सना जबड़ा खोला और मेरे बेसबॉल बैट को ही चबाने लगी। बैट को ऊपर नीचे करके इतनी जोर से काट रही थी कि मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने बद्दुआ दी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार फेल हो रहा था। जब मैं अपनी पूरी जान झोंक कर फिर से ट्राई मारने वाला था, तभी एक पतले छोटे हाथ ने आगे बढ़कर उस भारी ज़ोंबी की गर्दन दबोची और उसे मूली की तरह दूर फेंक दिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। वो छोटा हाथ मेरी पार्टनर शेन किंगवू का था। इस समय फेंका गया ज़ोंबी फिर से दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़ा। मैं उठने से पहले ही शेन किंगवू ने पलक झपकते ही उस ज़ोंबी की गर्दन पकड़ी और खट से घुमाकर तोड़ दी। ज़ोंबी का सिर वहीं लटक गया और वो ढेर हो गया। वाह, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मासूम और नाजुक दिखने वाली शेन किंगवू के अंदर इतनी खूंखार और बाउंसर जैसी ताकत होगी। मेरा अंदाजा एकदम सटीक निकला था। वो वाकई इन्वॉल्व विकसित हो गई थी। जब मैंने शेन किंगवू की स्किन को मरे हुए भूरे रंग से धीरे धीरे नॉर्मल गुलाबी होते देखा, तभी मुझे डाउट हुआ था। अब इसकी गारंटी मिल गई। मैंने सिस्टम पैनल खोला और देखा कि शेन किंगवू की पसंद सीधा 50 तक पहुंच चुकी है। ये तो नॉर्मल लड़कियों को सेट करने से कहीं ज्यादा आसान था। न कोई महंगा बैग चाहिए, न मेकअप का खर्चा, बस थोड़ा सा मीट खिलाओ और वो मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर मेरी जान बचा रही थी। मुझे घूरते हुए शेन किंगवू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसने अभी अभी किसी का खून न किया हो। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं बाकी के ज़ोंबियों का सफाया करता रहा। शेन किंगवू बड़ी शातिर थी। वो सिर्फ तभी आगे आती थी जब मेरी जान पर बनाती। बाकी टाइम वो साइड में खड़ी होकर चुपचाप तमाशा देखती थी। मुझे समझ आ गया कि इसे पूरी तरह अपने इशारों पर नचाने के लिए इसका पसंद लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। अंधेरा होने तक काम निपटाने के बाद मैं वापस स्कूल की बिल्डिंग में
में घुसा। जेंट्स टॉयलेट में आकर मैं खून के छींटे धोने के लिए कपड़े उतारने की तैयारी कर रहा था। तभी देखा कि शेन किंगवू भी चुपचाप मेरे पीछे अंदर टपक पड़ी। एक बंदी के सामने नंगा होकर नहाना ये मेरे लिए एकदम पहली बार था। हालांकि ये माहौल थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को समझाया कि अबे चोमू, वो एक ज़ॉम्बी है, कोई लड़की नहीं। मैंने खुद से कहा। मैंने दांत भींचे और फुर्ती से उसके कपड़े भी उतार दिए ताकि उसे भी साफ कर सकूं। उसका वो एकदम मक्खन जैसा गोरा शरीर देखकर एक पल के लिए मेरा बीपी हाई हो गया। मैंने तुरंत मन में दोबारा रट्टा मारा कि वो एक ज़ॉम्बी है। तब जाकर मेरा भेजा थोड़ा ठंडा हुआ और मैंने जल्दी जल्दी उसे पानी से साफ किया। 1 मिनट में जब नहाना पूरा हुआ, मैंने अपना सिर उठाया और शेन किंगवू की आंखों में देखा। चल, अब तुझे थोड़ा फ्रेश और कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, मैंने कहा। लेकिन वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। पहले से अलग बात ये थी कि शेन किंगवू की आंखों में अब वो सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इमोशनल लोचा, भावनात्मक उतार चढ़ाव साफ दिख रहा था। मुझे लगा शायद मेरे दिमाग का फितूर है, इसलिए मैंने फुल उत्सुकता के साथ करीब जाने की कोशिश की ताकि जरा ध्यान से देख सकूं। अगले ही सेकंड शेन किंगवू का शरीर अचानक आगे बढ़ा। मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक मुझ पर ऐसे झपटेगी। मुझे खिसकने का मौका तक नहीं मिला, पर जो पिछली बार खौफनाक काटना हुआ था, इस बार वो नहीं हुआ, बल्कि मेरे होठों पर एक एकदम सॉफ्ट, नरम और हल्की सी मीठी छुअन सेंसेशन महसूस हुई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं शौक में बुत बना खड़ा था जब तक कि सिस्टम की आवाज ने मुझे होश में नहीं लाया। बधाई हो होस्ट को, पहली चुम्बन का इनाम मिला। ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, इसे लगाने के बाद आप पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस के इन्फेक्शन से सेफ हो जाएंगे, सिस्टम ने कहा। फिर से सिस्टम पैनल पर शेन किंगवू की पसंद चेक की तो मैं फिर से हिल गया। सोचा भी नहीं था कि बस एक बार टॉयलेट में नहलाने और इस किस से पसंद का कांटा सीधा 60 पर पहुंच गया, यानी वो अब सीधे पसंद करने लाइक वाले स्टेज पर आ चुकी थी। मैंने सिस्टम पैनल बंद किया और शेन किंगवू से पूछा, क्या अब तेरे अंदर इंसानी जज्बात वापस आ रहे हैं? मैंने पूछा। शेन किंगवू ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उस वक्त वो एकदम क्यूट लग रही थी। जाहिर है कि वो इतने भारी शब्द अपने भेजे में नहीं घुसा सकती थी, इसलिए मैंने एकदम कट टू कट सवाल पूछा, क्या तू मेरी बातें समझ सकती हैं? मैंने पूछा। इस बार उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। मैंने 2-3 थोड़े मुश्किल सवाल और दागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सवाल घूमता उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता। मुझे समझ आ गया कि अभी वो अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले सकती, लेकिन जैसे जैसे पसंद का लेवल बढ़ेगा वो पूरी तरह से इंसान बन जाएगी और मेरे भारी भरकम आर्डर भी समझने लगेगी। पर फिलहाल इस टॉयलेट से बाहर निकलना सबसे जरूरी था। क्लासरूम में वापस आकर मैंने रुआन युआन से आसपास की इन्फो निकाली। पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के मेन गेट के पास एक छोटा फायर स्टेशन है जहाँ माल पानी मिल सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेन स्पोर्ट्स ग्राउंड में ज़ॉम्बियों की भीड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। मैंने चुपचाप इन बातों को अपने दिमाग में फिट कर लिया। फिर रुआन युआन को वापस सोने के लिए भेज दिया। जल्द ही क्लासरूम में केवल मैं और शेन किंगवू बचे। मैंने ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन निकाली और सीधे अपनी बाह में ठोंक ली और पूरी शीशी खाली कर दी। अब साला मुझे ज़ॉम्बियों के काटने का कोई खौफ नहीं था। इस समय स्कूल की बिल्डिंग की 3री मंजिल के अंधेरे में 2 शातिर चोर दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। उनमें से एक के चेहरे पर फुल टेंशन थी। ओए लुये, तू जो ये कांड कर रहा है इसमें कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? टाइजू ने पूछा। दूसरे ने एकदम फुल चौड़ में कहा, अबे साले टाइजू तू एक अकेली छोकरी से डर रहा है क्या? वो आउटसाइडर चाहे जितना बड़ा 30 मार खा हो, अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, एक वो और एक वो चश्मिश छोटी लड़की, लुये ने कहा। जल्द ही दोनों छुपते छुपाते मेरे क्लासरूम के बाहर पहुंचे। देखा कि क्लासरूम के आगे और पीछे के दोनों दरवाजे अंदर से लॉक हैं, लेकिन ये चोरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शातिर लुये ने खिड़की को टटोला, उसे बिना आवाज किए खोला और एक लंबी छलांग मारकर रूम के अंदर कूद गया। टाइजू लुये की तरह फुर्तीला नहीं था। पहले एक पैर खिड़की के पार किया, लेकिन जब वो दूसरा पैर अंदर लाने की तैयारी कर रहा था, उसने क्लासरूम के कोने में एक छोटी सी परछाई को सीधे खड़े होते देखा। उसकी ऐसी हवा टाइट हुई कि घबराकर बड़बड़ाया, लू ये अंदर कोई जाग रहा है, टाइजू ने घबरा कर कहा। लू ये तुरंत अलर्ट हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अचानक अपनी छाती में एक एकदम ठंडी और तेज चुभन महसूस हुई। एक पतला हाथ उसकी छाती को चीरते हुए पीछे से आर पार निकल चुका था। टाइजू ये खौफनाक नजारा देखकर वहीं मूतने वाला हो गया। वो मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन अगले ही पल एक दूसरा हाथ उसकी भी छाती के आर पार हो गया। शेन किंगवू ने अपने खून से सने हाथों को देखा। उसके दिमाग में अचानक एक खूंखार भूख ज़ॉम्बी वाली जागी। उसका मन हुआ कि वह उस ताज़ा खून को चाट ले, लेकिन एंड में उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शेन किंगवू चुपचाप मेरे सामने खड़ी है और अपने दोनों हाथ आगे करके मुझे उन पर लगा खून दिखा रही है। मेरी आंखें फटी रह गईं। भाई ये क्या कांड हो गया, मैंने कहा। शेन किंगवू ने फिर खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने वहां देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक लाश जमीन पर पड़ी थी और दूसरी खिड़की के सहारे लटकी हुई थी और दोनों की छाती में एक बड़ा खौफनाक आर पार छेद था। लाश के पास एक सॉलिड ननचाकू गिरा हुआ था, जिसे देखकर मैं तुरंत पूरा माजरा समझ गया कि ये साले रात को मुझे लूटने आए थे। तभी शेन किंगवू ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैं उसकी मासूमियत समझ गया, इसलिए मैं उसे जेंट्स टॉयलेट ले गया और अपने हाथों से उसका सारा खून साफ किया। क्लासरूम में वापस आकर मैंने दोनों लाशों को खिड़की से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। तभी रुआन
चुआन युआन अपना लैपटॉप लिए अंदर आई। उसने मुझे देखकर धीरे से सिर हिलाया और टेबल पर बैठकर अपने सेफ हाउस का नक्शा डिजाइन करने में भिड़ गई। क्या तुम लोग अभी भी देखना चाहते हो कि आगे क्या भौकाल मचने वाला है? क्या वो अमीर बाप का छपरी बेटा गू चेंग्यू कोई नई चाल चलेगा? अगर इस कहानी का अगला धमाकेदार पार्ट देखना है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में PART 3 टाइप करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो।